नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी को बताएंगे घासीराम कोतवाल नाटक, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। ये एमए के 4th सेमेस्टर में लगा हुआ, जो कि ये सिलेबस में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और हमने भारतीय साहित्य बुक से ये बहुत मुश्किल से ढूंढा है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं कि घासीराम कोतवाल जो नाटक है विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित है। इसमें देखते हैं कि मराठी रंगमंच आज भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वाधिक समृद्ध माना जाता है। मतलब मराठी रंगमंच आज भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वाधिक समृद्ध माना जाता है। मराठी नाट्य मंच के अनेक कलाकार सिनेमा और दूरदर्शन में आते जाते रहे हैं। इसके बावजूद मराठी नाट्य परंपरा का वास्तविक विकास हिंदी से पुराना नहीं है। हिंदी में भारतेंदु से नाट्य परंपरा का क्रमिक विकास हुआ, जो मराठी में अन्ना साहब किर्लोस्कर ने, जिनका काल 1843 से 1885 है, प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व नाटक अपनी विशिष्ट शैली में लोकनाट्य के रूप में संगीत के साथ साथ मंडलियों द्वारा प्रस्तुत होते थे, जिन्हें पौराणिक गाथाओं पर आधारित लीला माना जा सकता है। मराठी नाटकों के प्राचीन रूपों पर तमिल प्रभाव या तो प्रारंभिक नाट्य अंग्रेजी या संस्कृत के अनुवाद को किर्लोस्कर का शकुंतल, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद मात्र प्रतीत होता है। लेकिन यहीं से किर्लोस्कर ने सौभद्र नाटक पौराणिक कथनांक से लिया और स्वतंत्र नाटक परंपरा चली। किर्लोस्कर नाटक ही नहीं, निर्देशक और अभिनेता भी थे। अतः नाटक और रंगमंच दोनों का विकास उनके द्वारा हुआ। किर्लोस्कर से प्रारंभ परंपरा संगीतमय थी। 20वीं सदी के प्रारंभ तक मराठी रंगमंच को समृद्ध होता गया, किंतु नाट्य परंपरा पर पौराणिक प्रभाव बना रहा। रंगमंच को सजीव बनाने के लिए अभिनव प्रयोग होते रहे। मराठी नाटकों का वर्तमान काल जिन नाटककारों के नाम से जाना जाता है, उनमें प्रमुख विजय तेंदुलकर, शंकर शेष, ये सब नाम हैं जिनके जो मराठी नाटकों की रचना की है। जैसे शंकर शेष, माना बटेकर, मुक्ताबाई, P.L. देशपांडे, अनंत कोड़ाका जैसे नाटककार। विजय तेंदुलकर 7 जनवरी 1988 मराठी के आधुनिक नाटककारों में तो अग्रणी ही हैं। हिंदी रंगमंच पर उनका व्यापक प्रभाव है, इसीलिए तेंदुलकर को मराठी नाटककार न कहकर भारतीय नाटककार कहना अधिक श्रेयस्कर होगा। उन्होंने 50 से अधिक नाटकों का सृजन किया, जिनकी चर्चा संपूर्ण भारतीय रंगमंच पर होती है। तेंदुलकर ने प्रमुख नाटकों में घासीराम कोतवाल, खामोश, अदालत जारी है, शाखाराम बाइडर, जात ही पूछो साधु की, गिद्ध अजी अमीर, कन्यादान, कमला, 4 दिन, अन्याय, नया आदमी, बेबी, मीता की कहानी, राजा मांगे पसीना, सफर है तेरी किस्मत, दम्बद्वीप, आह पंछी ऐसे आते, काम विद्यालय, कागजी कारतूस, नोटिस प्लेट की बेटी का ब्याह, पसीना पसीना, मेघासुर का वध, कुत्ते में जीता में हारा, श्रीमंत आदि प्रमुख हैं। विजय तेंदुलकर के नाटकों के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक तथा मनोरंजन प्रधान नाटकों के स्थान पर आम आदमी की समस्या को नाटकों का विषय बनाया और उनके नाटकों के नायक साधारण इंसान हैं। इसी प्रकार उन्होंने सरल भाषा, लोक शैली का प्रयोग अपने नाटकों में किया, जिससे वे मंच पर सहजता और प्रभावान्वित के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कथ्य और शिल्प की यह नवीनता उन्हें अन्य मराठी नाटककारों से अलग करती है और समग्र भारतीय जनचेतना को प्रभावित भी करती है। इसीलिए हिंदी में रंगमंच पर उन्हें पूरा सम्मान, लोकप्रियता प्राप्त है। हिंदी रंगमंच पर तो अनेक 50 से अधिक नाटक मंचित हो चुके हैं
और घासीराम कोतवाल, साकाराम बाइडर, खामोश, अदालत जारी है तथा गिद्ध जैसे नाटक मराठी इससे अधिक हिंदी में प्रसिद्ध हैं। विजय तेंदुलकर मराठी के ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों के केंद्र में मानव जीवन की विसंगतियों, विषमताओं और मानव समाज की विकृतियों को केंद्र में रखा। कौन? विजय तेंदुलकर ने मराठी के ऐसे नाटककार हैं, मतलब मराठी के ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों में केंद्र में मानव जीवन की विसंगतियां, विषमताओं, मानव समाज की विकृतियों को केंद्र में रखा और सामान्य रूप से कहा जाता है कि उन्होंने मानव मन की गहराई में उतरकर सुविचार और कुविचारों के बीच मनुष्य को उभारा हुआ सेक्स, समाज, जाति या अंधविश्वास, हिंसा, अप्राकृतिक संबंधों को जीता भी है और उनसे भागता भी है। मनुष्य केवल आदर्शों का पुतला नहीं है, उसमें सारी कमजोरियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसका एक समाज है और उसके हृदय में कहीं न कहीं भावनाएं हैं जो उसे सचेत करती रहती हैं कि विजय तेंदुलकर की यही विशेषता उन्हें समकालीन नाटककारों से अलग पहचान बनाती है, क्योंकि समकालीन जब जन जीवन के विषय चुनते हैं तो उसे पूरी सादगी के साथ में बिना लाग लपेट के मंच पर प्रस्तुत करते हैं। लोक शैली उन्हें जनता के निकट ले जाती है। अब देखते हैं घासीराम कोतवाल। वो हमने सचिन तेंदुलकर के बारे में सबसे पहले पढ़ लिया कि उन्होंने क्या क्या कहा घासीराम कोतवाल के बारे में। उन्होंने मराठी भाषा में नाटककार मतलब क्या क्या विचार व्यक्त किए, किस चीज़ को केंद्र में रखा। अब घासीराम कोतवाल के बारे में, जैसे नाटक प्रसिद्ध है जिसकी रचना दी है घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर का चर्चित सर्वाधिक मंचित नाटक है, लेकिन सामान्य रूप से यह ऐतिहासिक नाटक प्रतीत होता है क्योंकि नाना फडणवीस को मराठा शासकों में शिवाजी के पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ और उसकी कहानी, किंतु जैसा कि नाटककार ने स्वयं कहा कि घासीराम कोतवाल ऐतिहासिक नाटक नहीं है, यह एक नाटक है, सिर्फ नाटक है। अब इसकी पढ़ते हैं वस्तुतः इसमें किस चीज़ों का वर्णन किया गया है। वर्तमान को चित्रित करने के लिए इस नाटक की कथा वस्तु में इतिहास की कल्पना मात्र की गई है, मतलब इतिहास की कल्पना ही की गई है। शिवाजी के पश्चात महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज्य आया। शिवाजी के पश्चात महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज्य आया और नाना फडणवीस पेशवाओं के प्रधान बने और नाना फडणवीस अपने युग का प्रसिद्ध शासक था। मराठा राज्य को बढ़ाने में उसकी प्रमुख भूमिका थी। पुनः पेशवा साम्राज्य का गढ़ था। वहाँ का कोतवाल घासीराम था। घासीराम औंधीची ब्राह्मण था जो जीविका की तलाश में पुनः आया था। यहाँ उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और पहले अंक में पूना के ब्राह्मणों के द्वारा घासीराम कोतवाल अपमानित होता है। घासीराम अपमानित होता, उसे जेल जाना पड़ता है। वह पूना के ब्राह्मणों में बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है और इसी बीच उसका संपर्क नाना फडणवीस से होता है। नाटक में नाना का चित्रण एक विलासी कामुक शख्स के रूप में किया गया। घासीराम अपनी सीधी जुबान से नाना को प्रश्न करता है और नाना उसकी लड़की को देखकर मुग्ध हो जाता है और उसे पाने के लिए घासीराम की हर शर्त कबूल कर लेता है। घासीराम पुना का कोतवाल बन जाता है और उसी की लड़की नाना के अंतःपुर में पहुंच जाती। इस प्रकार नाना घासीराम दोनों के चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा पूर्वार्ध में दिखाई दी गई है। नाटक के उत्तरार्ध का प्रारंभ घासीराम के कोतवाल बनने से प्रारंभ होता है। पुणे में अब घासीराम शासन चलाता है। अब घासीराम जो है वो कोतवाल बन चुका है, पुणे में शासन चलाता है। नाना भोग विलास में रहता है, लेकिन घासीराम की पुत्री गौरी ही अब नाना का जीवन है। लेकिन इधर घासीराम का अत्याचार बढ़ जाता है। पूरा पूना शहर त्राहि त्राहि करने लगता। घासीराम कहता है कि हमने पूना शहर की कोतवाली हासिल की, यहाँ की हर शौ जन्नत में दाखिल की। हम बादशाह शहर पूना के बेताज बादशाह किए नापदान के कुल बुलाते कीड़े का शहर हमसे मांगता पनाह। घासीराम के अत्याचार बढ़ते जाते हैं और उधर नाना गौरी से पीछा छुड़ाता है और दूसरा विवाह करता है। नाना गौरी की हत्या कर देता है। घासीराम को पता चलता तो वह नाना के पास जाता है। इधर नाना घासीराम को मृत्यु दंड देता है।
इस प्रकार घासीराम के अत्याचारों से पूना को मुक्ति मिल जाती है। घासीराम को पूना की जनता के बीच में खुले छोड़ दिया जाता है और जनता उसे पीट पीट कर मार डालती है। इस प्रकार एक अत्याचारी शासक द्वारा पैदा किया गया राक्षस जब स्वयं भस्मासुर बनकर जन्मदाता को ही नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसे दुखद अंत हो जाता है। इस संक्षिप्त कथा वस्तु को ऐतिहासिक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतिहास में नाना फडणवीस का जो वर्णन मिलता है, लेकिन वह इसमें नहीं है। नाना फडणवीस अपने कठोर शासन और सुधारों के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु इस नाटक में वह एक कामुक, लपट और विलासी चरित्र है। लेकिन मंच पर वह नाचते गाते आता है, केवल विलास की बात करता है। नाना ही नहीं, पेशवा काल में पूना के ब्राह्मणों को लंपटता का पूरा उपहास किया। जैसे कि लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया कि इससे इतिहास नहीं दंत कथा कहा जा सकता है और जिसका आधार नाटक में लिया गया है। घासीराम कोतवाल एक किंवदंती, एक जनश्रुति, एक दंत कथा और दंतकाव्य का एक अपना रचना विधान होता है, जिन्हें यथार्थ को जब हम अपनी नैतिकता से रंजित कर कल्पना की सहायता से पूर्वजीत करते हैं तो एक दंत कथा बन जाती है। और दंत कथा गप भी है जो देखने की दृष्टि को ही एक दाहक अनुभव है। अब इसकी समीक्षा पढ़ेंगे कि घासीराम कोतवाल की समीक्षा के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि इस नाटक में बीज भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी से लिया गया और अंधेर नगरी और घासीराम कोतवाल की कल्पनाएं सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों की देन है। राजा रानी इसमें गौड़ है, जनता और सत्ता का चित्र कितना भिन्न होता है और शासक क्रूर और निरंकुश होकर समाज को कितने पतन की ओर ले जाता है। दोनों नाटक इसके प्रतीक हैं। घासीराम कोतवाल के विषय में तेंदुलकर जी स्वयं कहते हैं कि मेरी निगाह में घासीराम कोतवाल एक विशिष्ट समाज स्थिति की ओर संकेत करता है। वह समाज स्थिति न पुरानी है और न नई है, न वह किसी भौगोलिक सीमा रेखा में बंधी है, न समय से ही और न वह कालातीत है। तेंदुलकर के इस कथन से यह स्पष्ट है कि घासीराम कोतवाल हर देश या काल की परिस्थिति युग में रहते हुए हैं और होते रहेंगे। इतिहास के नाना फडणवीस बौद्धिक परखता और शास्त्र प्रणाली के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस नाटक में उनका विकृत रूप मिलता है, उनके व्यक्तित्व का जन प्रचलित पक्ष गायब है। नाना घासीराम का प्रयोग करता है। जब घासीराम नाटक में नाना को ही चुनौती देता है तो नाना उसे नष्ट कर देता है। इसीलिए यदि नायक तत्व पर विचार किया जाए तो नाटक फडणवीस का व्यक्तित्व उभरता है। फिर नाटक का नामकरण घासीराम कोतवाल क्यों किया, यह विचारणीय है। वास्तव में घासीराम वर्ग चरित्र नाना जैसे शक्तिशाली पुरुष को अपनी प्रतिष्ठा मर्यादा बेचकर चटुकारता के बल पर उच्च पद पर पहुंचते हैं और दूसरे के द्वारा प्राप्त शक्ति अपने ही समूह को सताने वाले घासीराम जैसे व्यक्ति को तेंदुलकर की दृष्टि में रहे हैं। नाना कोई एक होता है पर घासीराम सदैव हजारों लाखों होते हैं जो सत्ता की कठपुतली बन जाते हैं। अतः वर्ग चरित्र होने के कारण घासीराम समर्थक है। घासीराम कोतवाल में एक अन्य चरित्र गौरी है। गौरी का चित्र उभर कर सामने नहीं आया, पर घासीराम और नाना के मध्य गौरी की मुख्य भूमिका है और जो मूक रहकर भी बहुत कुछ कह देती है। लेकिन आज के नारी सशक्तिकरण के युग में गौरी केवल देह है और जिसका उपभोग केवल पायदान के रूप में किया गया है। गौरी की कथा अत्यंत मार्मिक है, जिसमें पतन के कारण उसके पिता की स्वार्थ लिप्तता और तथाकथित पवित्रता की हवस से नारी का यह दुख रूप है भी सर्वकालिक है। समग्रता के घासीराम कोतवाल ने ये तीन चरित्र भिन्न भिन्न संदेश देते हुए सामाजिक विसंगति प्रतीत की। घासीराम कोतवाल की एक अन्य विशेषता उनमें वर्णित सामाजिक विसंगतियों का है, जो पूना को ब्राह्मणों के पतन के माध्यम से पतनोन्मुख समाज का वर्णन। लेखक ने पूना की प्राचीन संस्कृति और विरासत का संकेत किया, जैसे वैदिक संस्कृति और धर्म का केंद्र माना गया, किंतु इस पूर्ण नारी में पाप की पराकाष्ठा और दिखलाना लेखक का सामाजिक जीवन में आई गिरावट को दर्शाना। विजय तेंदुलकर ने प्रस्तुत नाटक में पात्रों की अपेक्षा समाज को महत्व दिया। सामाजिक पतन ही नाटक का उद्देश्य और पात्र केवल प्रतीक रह गए। इसीलिए पात्रों की अपेक्षा नाटक के प्रारंभ से अंत तक भीड़ को ही
समूहपूर्ण महत्व दिया गया। शिल्प और अभिज्ञता देखेंगे घासीराम कोतवाल नाटक की, जो विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है। घासीराम कोतवाल नाटक निसंदेह अभिनवता और केंद्र में रखकर लिया गया। छोटे छोटे संगीत में संवाद, लोकप्रिय लोक रूप से जुड़ा अभिनय लोक नाट्य की याद दिलाता है। लोक भाषा और लोक नाट्य की सारी विशेषताएं इस नाटक में है, जो रंगमंची सज्जा की दृष्टि से इस नाटक में सहजता है। पर्दा के स्थान पर मानवीय पर्दे का विधान किया गया है। पर्दा के स्थान पर मानवीय पर्दे का विधान किया गया है। एक साथ सारे चरित्र पर्दे पर आते हैं और फिर वह पर्दे का काम करते हैं, लेकिन उसी में निकलकर संवाद प्रसारित करते हैं, लेकिन पुनः अपने स्थान पर वापस शिविर हो जाते हैं। नाना फडणवीस और घासीराम कोतवाल भी केवल संवादों से, प्रतीकों से अपनी पहचान बनाते हैं। नाना फडणवीस की ऐतिहासिक कल्पना एक शक्तिशाली शासक भी है, किंतु एक नाटक में विचित्र चरित्र और नाचते गाते मंच का अवतरण इसकी ऐतिहासिक को बाधित करते हैं और अटपटा बनाते हैं। परंतु लेखक यहाँ चित्रित महानता को नहीं, समाज की विसंगति को प्रस्तुत करता है, और उसकी दृष्टि में नाना नहीं, समाज की विकृत स्थिति और मनोदशा है। अभिनेता प्रभाव उन्नत की दृष्टि से ये एक सफल नाटक है, जो कि शहरों में विभिन्न भाषाओं से मंचित किया जाता है। घासीराम कोतवाल नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है, जो कि इसमें नायिका भी होती है जो गोरी है, लेकिन गोरी को यहाँ पर एक नेह के रूप में देखा गया है, और ये बहुत अच्छा नाटक है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।